मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए मयूर राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक सीए स्टूडेंट की एस्पिरेशन होती है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लानी है या मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके ही सीए बन जाना है। तो आज हमारे साथ मौजूद है सीए पलाश महेश्वरी जो सीए और सीएस के वेरियस लेवल्स पर ऑल इंडिया रैंक लाए हैं। अगर मैं उनकी ऑल इंडिया रैंक्स बताना चाहूं तो सीपीटी में उनकी AIR 2 थी, आईपीसीसी में AIR 12, सीए फाइनल में AIR 20, सीएस प्रोफेशनल में AIR 4 और सीएस एग्जीक्यूटिव में AIR 5। एंड आफ्टर बिकमिंग अ सीए ही वॉज एन एग्जीक्यूटिव विद बीपीसीएल फॉर अराउंड 1.5 ईयर्स। तो आज हम उनके एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से जानेंगे कि कोई भी एक नॉर्मल सीए एस्पिरेंट जो AIR टारगेट कर रहा है तो वो AIR कैसे ला सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। हाँ तो पलाश, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी एक सीए एस्पिरेंट है जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहा है, आईपीसीसी का एग्जाम दे रहा है या सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा है और वो एस्पायर कर रहा है कि इसे ऑल इंडिया रैंक लानी है सीए के एग्जाम्स में, तो उसे किस तरह की प्रिपरेशन और किस तरह की तैयारियों से गुजरना पड़ेगा, आप इस पर थोड़ी लाइट डालिए। Okay, so first of all, thank you very much, Mayur, for inviting me to your channel. And it's a very interesting topic that we are going to discuss today. कि क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट क्या कभी सीए फाइनल में या सीए आईपीसीसी में, इंटर में और फाउंडेशन में रैंक ला सकता है क्या? सबसे पहले तो टू ऑल योर व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से कि एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एवरेज हो, टॉपर हो, किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, वो ऑल इंडिया रैंक सीए एग्जाम्स में ला सकता है। So what is required for that? I would say the most important thing for that is hard work. अगर आप में कैपेबिलिटी है टू डू हार्ड वर्क, टू डू एनीथिंग फॉर द सक्सेस, देन डेफिनेटली सक्सेस कभी भी आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती है। बट इज हार्ड वर्क द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड? आई वुड से नो। So what is all that is required for this getting all India ranks in the professional exams? So I would say कि I would start with the full CA pattern. सी जब भी हम सीए की पढ़ाई करते हैं, हम किसी भी लेवल पर जाएं, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, उसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसका कोर्स जो है, जो सिलेबस है, वो बहुत वास्ट होता है। सिलेबस वास्ट होने के कारण उसको पूरा पढ़ पाना, पूरा कवर कर पाना, फिर एग्जाम्स वाले दिन उसको रिवाइज कर पाना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। और मैं ये आई वुड थिंक दैट ऑल ऑफ योर व्यूअर्स विल आल्सो एग्री विद मी ऑन दिस। सो हम क्या करें कि हम एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए हम ऑल इंडिया रैंक कैसे लाएं? अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं कहूंगा कि उसके लिए सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई, हमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप पास होने के बारे में सोचते हैं तो हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपने कोई एक टॉपिक को छोड़ दिया, एक चैप्टर को छोड़ दिया, आपको वो अच्छे से नहीं बनता है तो आपने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। बट जब आप एक रैंक एस्पायर करते हैं तो आप वो रिस्क कभी नहीं ले सकते हैं कि आपने एक क्वेश्चन को, एक चैप्टर को, एक कॉन्सेप्ट को, किसी को भी आपने छोड़ दिया है। क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं रहता है कि वो क्वेश्चन 8 मार्क्स का, 16 मार्क्स का कितने का आ सकता है। और जब वो आ जाता है तो वहीं एक रैंकर और एक नॉन रैंक होने में आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो आई वुड से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप सिलेबस को पूरा कवर करें। डेफिनेटली वो बहुत इजी वर्क नहीं होता है, बट हमको उसमें स्मार्ट वर्क करना होता है। हमको क्या करना होता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठ रहे हैं तब आप उसको पढ़िए, पूरा डीपली पढ़िए, बट आपको हमेशा इस बात का फोकस रखना चाहिए कि जब मैं उसको नेक्स्ट बार पढ़ूंगा तो मैं एटलीस्ट उसमें 50% कम टाइम में उस सिलेबस, उस कोर्स को, उस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज कर पाऊंगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी बार रिवाइज कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब इतने एग्जाम्स हम देते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स के, तो लास्ट में आपको 1 दिन या 1.5 दिन की गैप मिलती है। और उस 1 दिन 1.5 दिन में आपको पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट जिसको आपको पढ़ने में 15-15 दिन, 20-20 दिन भी कम पड़ जाते थे, उसको आपको 1.5 दिन में कंप्लीट करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन 15 दिन को आप कैसे 1.5 दिन में कन्वर्ट कर पाते हैं। फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे वो 15 दिन में, आपको नेक्स्ट बार के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे आप उसको फिर 15 दिन की जगह 7 दिन में, 8 दिन में कवर करेंगे।
उसके नेक्स्ट बार कैसे 3 दिन में 4 दिन में कवर करेंगे और कैसे आप फाइनल डे 1.5 दिन के अंदर पूरी चीज को कवर कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप बनाने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो डेफिनेटली रैंक लाना कोई भी बड़ी बात सीए एग्जाम्स में या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। तो पलाश जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें अपने कोर्स को धीरे धीरे एक शॉर्ट वे में ले जाते जाना है, कि पहले हमें 15 दिन लगे, फिर हमें उसके बाद मान लीजिए उसमें 7 दिन लगने चाहिए, फिर 3 दिन लगने चाहिए, और लास्ट में जैसा कि हमें उसे 1.5 दिन में कवर करना रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जब पढ़ाई करते थे तो आप अपनी कुछ ऐसी टिप्स शेयर करें कि आपने उसको ऐसे शॉर्ट करने के लिए क्या किया, कि आप उसी सब्जेक्ट की उसी लेंथ को आप उसको 7 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 1.5 दिन में आप उस लेंथ को कैसे लेकर आए। तो कुछ अगर आप टिप्स शेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, कई बार क्या होता है कि हम वैसे तो कॉन्सेप्ट पढ़ने पर फोकस करते हैं, बट जैसा हम जानते हैं कि सीए एग्जाम्स हो उसमें आपको याद भी काफी करना पड़ता है, 50% थ्योरी भी रहती है, कई तो पूरे थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि आप कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है वो बात, तो आप उसको रटने की कोशिश ना करें, कभी भी याद करने की कोशिश ना करें। तो जब भी आप समझकर उसको याद करने की कोशिश करते हैं, पहले आप समझिए, फिर जरूरत पड़े तो याद करने की कोशिश करिए, और वो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कभी भी हमको रटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम याद करते हैं तो हम अननेसेसरी अपने माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हमको फिर लगता है कि कोर्स ज्यादा है। बट जब आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो फिर वो आपको ज्यादा नहीं लगता है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस आपके बन जाता है। आपको एबीसीडी याद है तो आपको याद है, उसको याद करने के लिए क्यों, क्योंकि आपको एक सेंस क्रिएट हो गया एबीसीडी के बारे में। तो उस तरीके के जब आप सेंस किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, किसी कॉन्सेप्ट में अपना क्रिएट कर लेते हैं, तब आपको उसको याद करना, उसको समझना वो आसान हो जाता है। फर्स्ट थिंग हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम पहले समझें और फिर ही उसमें आगे बढ़ें, क्योंकि आप अगर पढ़ते होंगे तो, या आप फेस करते होंगे इस बात को, कि हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट उसी चीज में करते हैं जो हमको समझ में नहीं आती है। जो चीज हमको समझ में आती है उसको हम जल्दी पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, बट जो चीज हमको समझ में नहीं आती है हम वहां पर अटक जाते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ें तो हम इंश्योर करें कि हम हर टॉपिक को उसको समझ लें, फिर ही उसके बारे में उसके प्रैक्टिकल सॉल्व करें, या उसको याद करना है थ्योरी में तो याद करें, उसके क्वेश्चंस करना है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझना का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें जरूर। सेकंड नंबर पे उसका नोट्स बनाना, उसको शॉर्ट में आप कैसे अपने वे में लिख सकते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में काफी इलैबोरेट रहती है कोई भी चीज, बट अगर आप उसको पढ़ने में जो चीज आप अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो टाइम बढ़ता जाएगा। तो या तो आप उसको अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, या खुद के नोट्स बनाएं, समरी नोट्स बनाएं। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको आ गया एक बार तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए इसको मुझे अगली बार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप अगली बार करेंगे तो डेफिनेटली आपको आता हुआ क्वेश्चन अगली बार करेंगे तो हम फिर से टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, इसको मुझे फिर से करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने पूरे क्वेश्चन में कोई एक ही मिस्टेक की हो, तो आप बस इतना मार्क कर लें कि बस इसी मिस्टेक को मैं वापस फिर से देखूंगा, पूरे क्वेश्चन को देखने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये जब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तब आपको नेक्स्ट बार में उस सिलेबस को कंप्लीट करने में आसानी होगी और जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सवाल मेरा यहाँ पर, आपकी आपने जो बात करी उससे मेरा एक सवाल और निकल करके आया, कि जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उसने उसका क्वेश्चन कर लिया तो उसको वो ग्रिप में आ गया, और इवेंचुअली धीरे धीरे वो उसका टाइम कम कर सकता है। मगर जैसे हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करें जहां पर कुछ कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता, तो वहां पर बच्चे को किस तरीके की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि जिससे वो आगे उसको कम से कम टाइम में कवर कर सके, और उसमें वो एग्जामेशन ला सके, या 70 से 80 मार्क्स टारगेट कर सके। थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जैसे मैं लॉ की बात करूं या जो भी हमारे लॉज होते हैं, इनकम टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, हमारा फोकस ज्यादातर किस चीज में वेस्ट होता है कि हम सेक्शन याद करें क्या, केस लॉ याद करें क्या, क्योंकि वो हमको याद नहीं होते और हम उसी में अपना टाइम बार बार वेस्ट करते जाते हैं। जबकि इंपॉर्टेंट ये होता है कि हाँ, आपको अगर सेक्शन का क्रक्स पता है, आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज है, आप उसको अपने वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सेक्शन नंबर आप नहीं भी लिखेंगे तो प्रोबेबली, वो भी कंफर्म नहीं है, यू माइट लूज हाफ मार्क्स। बट आप सेक्शन नंबर याद करने में टाइम इन्वेस्ट कर दें और उसके बदले में एक चैप्टर छोड़ दें, पता पड़ा उस चैप्टर से आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, देन यू विल लूज 8 मार्क्स।
तो इस तरीके से आपको हर चीज में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि अगर मैं इस चीज में इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या ये मुझे उतने मार्क्स का बेनिफिट देगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और उसी तरह से थ्योरी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन है आपको हमेशा उसको पॉइंटर्स में डिवाइड करना चाहिए। पॉइंटर्स से क्या होता है, एक तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंड है, वो उसको लॉजिकली समझ पाता है, लॉजिकली उसको याद कर पाता है। जब भी हम किसी चीज का लॉजिकली सीक्वेंस वाइज अगर याद करेंगे तो हमको डेफिनेटली याद हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम थ्योरी पढ़ें हम उसको एज अ पैराग्राफ नहीं देखें कभी भी किसी आंसर को, उसको हम पॉइंटर्स में देखें। भले ही बुक में, रेफरेंस बुक में वो पैराग्राफ में लिखा हो, बट आप उसको डिवाइड कर दीजिए पॉइंटर्स में कि दीज आर द 4 पॉइंट्स जिन बारे में इस आंसर में बोला गया है। तो जब आप इस तरीके से थ्योरी क्वेश्चंस को करेंगे तो वो भी आपको याद रखने में आसानी होगी। और सेकंड, आपको अननेसेसरी सेक्शंस का, केस लॉस का बर्डन लेने की जरूरत नहीं होती है कि उनके नाम याद रखने की। डेफिनेटली एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अगर आपकी ग्रिप आ जाती है तो आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करके एड ऑन ला सकते हैं। बट आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने सारे चैप्टर्स ही नहीं पढ़े हैं और आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ सेक्शंस या केस लॉस याद करने में, तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। तो एक सवाल यहाँ पर और बहुत से बच्चों का आता है, और मेरे मन में भी ये सवाल है, मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं आज की डेट में मान लीजिए मैं मई पे खड़ा हूँ और नवंबर में मेरा अटेम्प्ट है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं और मैं ऑल इंडिया रैंक एस्पायर कर रहा हूँ। तो इन लास्ट के 5 से 6 महीने में मुझे क्या ऐसी तैयारी करनी चाहिए और अपने रिवीजन को किस तरीके का रखना चाहिए ताकि मेरी ऑल इंडिया रैंक आए। और दूसरी चीज, जो हमारे एग्जाम का टाइम होता है, जैसे हमारे एग्जाम पूरे 15-16 दिन में पूरे 8 एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो उन एग्जाम्स के दौरान हमें अपनी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए पढ़ाई की, तो उस पर भी आप थोड़ा लाइट डालिए। तो आपने इसमें दो क्वेश्चंस पूछे कि फर्स्ट आपकी स्ट्रेटजी 5-6 मंथ्स में कैसी होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आप 5-6 मंथ्स जब भी आप पढ़ना, जो भी आपका टाइम पीरियड हो, इट मे बी 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, आप उस टाइम पीरियड को सबसे पहले तो उसका टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के साथ उसमें एक ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को, अपनी ग्रोथ को मेजर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 महीने हैं तो आप उसको डिवाइड करिए कि भैया फर्स्ट बार मेरे को सारे सब्जेक्ट्स अगर मैं 10 डेज में कवर करता हूँ तो 80 डेज में आ रहा हूँ मैं, मेरे 8 सब्जेक्ट्स या जितने भी 7 सब्जेक्ट्स हैं तो वो मैं कवर कर सकता हूँ। तो आपने 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का प्लान बनाया। फिर जैसे आपका सिलेबस एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो तो आप उसमें 3 घंटे उसको दीजिए मॉक टेस्ट में, जिससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में मैं कहाँ कहाँ किस किस जगह वीक हूँ, क्या मैंने आंसर्स प्रॉपरली लिखे कि नहीं लिखे, वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाए या नहीं बनाए, मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए थे। उससे आपको एक वो मिल जाएगा कि हाँ मेरे इस बार इस मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आए। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसको हाफ टाइम में करने की कोशिश करेंगे, 1 महीने में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 5-5 दिन में, 6-6 दिन में, तब आप फिर से सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद, हर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। उससे आपको अब कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा कि हाँ पिछले मॉक टेस्ट में मेरे इतने आए थे, इस बार मेरे इतने आए, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या फिर मैं और नीचे जा रहा हूँ। तो इस तरह का जब आप प्रोग्रेस सिर्फ चार्ट बनाएंगे कि हाँ उसमें आप प्रोग्रेस अपनी मेजर कर पा रहे हैं, इस प्रॉपर चार्ट और टाइम टेबल के साथ जब हम पढ़ाई करेंगे तो आपको भी जैसे ही मार्क्स इंक्रीज होंगे तो एक मोटिवेशन फील होगा, जैसे ही मार्क्स कम होंगे आपको अपनी कमियां पता चलेंगी कि आपको इन सब चीजों पे वर्क करना है। तो इस तरीके से जब आप उसको साइंटिफिकली पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली 5 to 6 मंथ्स या 4 मंथ्स जो भी आपके पास टाइम पीरियड है उसको आप पूरा बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट आपका कि जो लास्ट के 15 डेज है ड्यूरिंग द एग्जाम्स हमको क्या करना है। सी ड्यूरिंग द 15 डेज अगर आप मुझसे कहेंगे तो उसकी प्रिपरेशन हमको पिछले 4 महीने करनी पड़ती है कि मैं कैसे उस 1.5 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। तो अगर आपके पास इसका प्रॉपर प्लान है कि मैं जब अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ते समय मेरे में ध्यान में होना चाहिए कि मैं इसको 1.5 दिन में कैसे कंप्लीट करूंगा। अगर आपको लगता है कि कम है तो आप पढ़ते समय ही मार्क कर लीजिए कि दीज आर द चैप्टर्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट, जिनको मैं पहले रिवाइज करूंगा, टाइम बचेगा तो दूसरे चैप्टर्स पे जाऊंगा। आप समरी नोट्स बना कर रखिए कि मैं पहले अपने समरी नोट्स कवर करूंगा, फिर उसके बाद और कुछ पढ़ूंगा अगर मुझे जरूरत लगती है। प्रैक्टिकल में आपने क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं कि ये क्वेश्चंस मैंने गलत किए हुए थे पहले, इन्हीं को मैं फाइनल डे देखूंगा और फॉर्मुलेज देखूंगा। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी की 1.5 दिन में मेरे को क्या करना है, फोकस्ड होके। आप एग्जाम टाइम पे ये नहीं सोच सकते कि अभी मैं एग्जाम देकर आया हूँ तो अब अगले एग्जाम के लिए अब मुझको क्या क्या पढ़ना है अब तब डिसाइड करना है, नहीं। आप पढ़ते समय पहले ही बिफोर एग्जाम्स ओनली आपको डिसाइड करना है कि हाँ अब मेरे को ये सब्जेक्ट में जब मैं फाइनल एग्जाम दे रहा हूँ तब मैं उसको किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन या उस दिन फाइनल रिवीजन करूंगा। तो इसके लिए आपको, मैंने आपको बताया कि समरी नोट्स बनाना,
आपको मार्क करके रखना कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जब आप करके रखेंगे और आपका दिमाग में बस वही हो कि 1.5 दिन फाइनली दोज 1.5 दैट 1.5 डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और 15 डेज, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपनी हेल्थ पे हमेशा फोकस रखना पड़ेगा कि जब हम अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं देते हैं, नहीं करते हैं, तो एक बार आप बीमार पड़े, आपका 1 वीक इज गॉन। जब आपका 1 वीक गया, आप समझ लीजिए कि आप पीछे छूट जाएंगे, आपका टाइम टेबल पूरा बिगड़ जाएगा। तो इस पूरे एग्जाम प्रिपरेशन में आप अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा स्पेशल ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तो पलाश जी, आपके ने जो इतनी सारी बातें करी उससे मेरे सामने एक जो बहुत जरूरी बात निकल कर आई, जो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए, कि ऐसा नहीं है कि लास्ट के 15 दिन की तैयारी में आपको लास्ट के 15 दिन ही आपको देखना है कि मुझे क्या करना है। आपको उसकी तैयारी पिछले पूरे 4 महीने से करनी है, तभी आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप पिछले 4 महीने में पूरा प्रॉपर प्लानिंग और टाइम टेबल और तैयारी नहीं बनाएंगे उन 15 दिन की, तो आपके लिए AIR लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पलाश जी, लास्ट में मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से 2 सक्सेस मंत्र हैं जो आप देना चाहेंगे कि जिससे स्टूडेंट अच्छे से विद फ्लाइंग कलर्स पास हो और जो वो CA रैंक एस्पायर कर रहा है वो ला सके, तो ऐसे कौन से 2 मंत्र हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? दो चीज, एक तो फर्स्ट तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हार्डवर्क, आपको मेहनत से नहीं घबराना है। कोर्स जो है बहुत वास्ट है, तो भी आपको उसको पूरा कवर करना है। तो हार्डवर्क में देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज। एंड सेकंड थिंग इज योर कॉन्फिडेंस। फाइनल डे आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करेगा, विच विल क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल वन। सो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम्स प्रिपरेशंस एंड ड्यूरिंग गिविंग एग्जाम्स ऑल्सो। आप कभी भी सरप्राइज हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर देखकर, बिकॉज ICI इज सच एन एग्जामिनेशन बॉडी जो कभी भी आपको सरप्राइज कर सकती है। तो उस सरप्राइज में आपको कभी भी घबराना नहीं है। इसलिए वहां जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करेगा वो आपकी प्रिपरेशन, आपका हार्डवर्क, और सेकंड थिंग आपका कॉन्फिडेंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना है ड्यूरिंग द एग्जाम्स preparation and during giving the exams. So I think confidence and hard work are the two most important things. तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज के हमारे पूरे डिस्कशन में देखा, उससे मेरे सामने एक ही बात निकल कर आई कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई में लगाना है, तभी आप जो है अपनी ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं और विद फ्लाइंग कलर्स आप पास हो सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं पलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम दिया और बच्चों को अपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एंड आई होप आप सभी लोग ये बातें फॉलो भी करेंगे, और मैं ये विश करता हूँ कि ये बातें फॉलो करने से आपका जो भी ड्रीम है वो अचीव हो, आप अपनी ऑल इंडिया रैंक लाएं, आपके आगे जो भी एस्पिरेशंस हो वो पूरे हो। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके एग्जाम प्रिपरेशन या एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस and also follow me on all my social links to stay updated regarding my video content. And at last, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.